मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे तथा घर में रहकर मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपके बीच में सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 के पाठ्य पुस्तक हमारा गौरव को लेकर के आया हूँ। आज यहाँ आप सब अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, आप में से अधिकतर लोग गांवों में रहते होंगे, साथ ही साथ कुछ शहरों की ओर भी कभी घूमने के लिए अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ गए होंगे। क्या आप दोनों गांव और शहर के बीच में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? जी हाँ, आप ज़रूर महसूस करते होंगे। शहरों में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पक्की सड़कें, तरह तरह के दुकान आपको नज़र आए होंगे, जहाँ थोक और खुदरा व्यापार भी किया जाता है। साथ ही साथ आप शहरों में बड़े बड़े होटल, पार्क, बगीचे आदि भी देखे होंगे, जबकि ग्रामीण परिवेश में, गांव में आपको ऐसा नज़र नहीं आया होगा। यहाँ अधिकतर आप खेत खलिहान, जंगल, नदियाँ, झरने आदि देखे होंगे। साथ ही साथ आपके गांव में खेती का कार्य अधिक होता होगा, जबकि शहरों में कृषि का कार्य न के बराबर या कम होता है। बच्चों, आपके गांव जहां आप रहते हैं, अपने आसपास आप घूमें और देखें तो आपको कहीं कहीं कच्ची सड़कें नज़र आएगी, कहीं पक्की सड़कें नज़र आएगी। साथ ही साथ आपको कई कच्चे रास्ते, पगडंडियाँ भी दिखाई देती होगी। आसपास, आपके गांव के आसपास कुछ हरे भरे जंगल भी दिखाई देते होंगे। साथ ही साथ गांवों में अधिकतर घर आपको मिट्टी के दिखाई देते होंगे, कुछ घर पक्के भी नज़र आते होंगे। जबकि शहरों में जो मकान अधिकतर बने होते हैं वह कई मंजिला, अर्थात 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, यहाँ तक कि 12-15 मंजिले तक भी बने होते हैं। शहरों में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि भी आप देखे जरूर होंगे, जबकि आपके गांवों में ऐसे स्टेशन नहीं पाए जाते हैं या नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण एवं शहरी जीवन में। आज से बहुत पहले लोगों का ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर था, आज हम यहाँ देखेंगे। बच्चों, आप कभी बाजार, हाट, साप्ताहिक लगने वाला बाजार और हाट भी गए होंगे। वहाँ तरह तरह के फल, फूल, सब्जी और अन्य सामानों का बहुत सारी दुकान देख करके आप खुशी मनाए होंगे, खरीदे होंगे, आनंद प्राप्त किए होंगे। जबकि शहरों में कहीं कहीं एक ही जगह पर सारे सामान मिल जाते हैं। जैसे आप कभी शहरों में जाएं, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ आपको बड़े बड़े मॉल नज़र आएंगे, और उस मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपके आवश्यक वस्तु की हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कपड़े, जूते, बर्तन, खिलौने, सब्जी, राशन के सामान। कहने का अर्थ हुआ कि एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जबकि गाँवों में आपको कई दुकान में जाकर के सामान खरीदना पड़ता होगा। सब्जी वाले अलग बेच रहे हैं, कपड़ा वाले अलग बेच रहे हैं, राशन का दुकान अलग है। कहने का अर्थ यह हुआ कि शहर में एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाती है। बच्चों, आज हम देखते हैं गाँवों में कि मौसम के अनुसार लोग यहाँ खेती करते हैं। तो आप भी, आपके घर में भी आपके अभिभावक, आपके माता पिता या आप भी अपने
कृषि कार्य में, अपने खेती के काम में अपने माता पिता को आप हाथ बटाते होंगे। यहाँ आपको गांव में मजदूर भी मिल जाते हैं। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कृषि की गहनता। तो आइए अभी हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। आप पृष्ठ संख्या 82, आप जब 82 पृष्ठ संख्या को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पहला आपका है कृषि में गहनता। आज हम अपने आसपास लोहे से बने अनेक वस्तुओं और औजारों को देखते हैं। आपके घर में भी ऐसे औजार आपको नजर आएंगे जो लोहे से बना हुआ है। अधिकतर आज आपके घर में जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वह भी लोहे के बने नजर आते हैं, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। अर्थात हम अपने आसपास लोहे से बनी अनेक वस्तुओं और औजारों को देखते हैं, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। कृषि से लेकर भवन निर्माण तक का काम लोहे के बिना संभव नहीं है। तो याद रखें बच्चों, अगर हमें खेती करना है तो जो खेती करने के जो औजार होते हैं या जो उपकरण होते हैं वह हमें लोहे के बने मिलते हैं, और इसके बिना हम खेती या अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आपने मकान को भी बनते देखे होंगे। पक्के मकान जब बनते हैं तो वहाँ क्या क्या वस्तुएं लगती है? तो ईंट लगती है, गिट्टी लगती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, साथ में ही छत की ढलाई करने के लिए लोहे की भी आवश्यकता होती है। बच्चों, गाँवों में या अधिकतर शहरों में जब पुल का निर्माण होता है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण होता है, तो उसकी ढलाई के पहले रड, लोहे की रड से उसको मजबूती प्रदान की जाती है। लोहे का रड का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि खेती करने से लेकर के घर बनाने तक, भवन निर्माण करने का काम लोहे के बिना संभव नहीं है। बच्चों, अब लोहे की खोज कब हुई थी? तो लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास। याद रखेंगे, लोहे की आविष्कार कब हुई थी या खोज कब हुई थी? तो लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से हो रहा है? तो ये भी याद रखने वाली बात है बच्चों कि लोहे का खोज कब हुआ था? तो 1400 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो एशिया माइनर के आसपास। इससे क्या हो गया? इससे मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से हो रहा है? तो 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। अब हल के फाल लोहे के बनाए जाने लगे हैं। आपके घर में अगर हल होंगे तो जो उसके फाल होते हैं वह लोहे के बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि कठोर से कठोर जमीन को भी आसानी से किसान जोत लेते हैं। अर्थात कठोर जमीन पर भी अब सुगमता पूर्वक आसानी से खेती बाड़ी होने लगा है। तो लोहे का फाल बनने से खेतों की जुताई अधिक होने लगी और इसके कारण पैदावार भी बढ़ने लगा, जिसके बारे में बच्चों मैंने आपको अध्याय 6 में बतला दिया था। अगर आप पिछले वीडियो अध्याय 6 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर आएँ, गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में, जहां आपको अध्याय 6 प्राचीन राज्य व्यवस्था में इन सारी बातों को मैंने जानकारी दी थी, जहां आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों सिंचाई। खेती करने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं आप सब कि अगर फसल हम खेतों में लगाते हैं और उसे समय समय पर अगर सिंचाई नहीं करें, पानी नहीं दे, समय पर खाद न दे, तो फसल की पैदावार नहीं होती है, कम होती है। तो हमें फसल लगाने पर उसकी समय समय पर देखभाल करनी चाहिए। उस फसल के आसपास उगे हुए खरपतवार की निकौनी करनी चाहिए। साथ ही साथ जानवरों से भी हमें
फसलों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फसलों की देखभाल करेंगे। तो बच्चों, खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कृषि की पैदावार में वृद्धि से जब खेती का पैदावार बढ़ा तो लोग एक जगह अस्थायी रूप से बसते गए और इससे क्या हो गया? इससे एक गांव का रूप लेता गया। बच्चों, खेती के अधिकतर कार्य आपको शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक दिखाई पड़ती है या अधिक होती है। तो गांव क्या है? गांव में खेती का कार्य या कृषि का कार्य अधिक होता है, जहां किसान, आप भी देखते होंगे खेतों में, खलिहानों में जब आप घूमते होंगे तो आपको कई तरह की सब्जियां का उत्पादन किया जाता है, कई तरह के फसलें उत्पादन किए जाते हैं, जिसमें रबी फसल, वर्षा के समय का होने वाला फसल। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि गांवों में अधिकतर खेती का कार्य किया जाता है। और आप देखे होंगे कि खेती के काम में हम लोग कौन कौन सा फसल का पैदावार करते हैं या उपजाते हैं। तो आपको जैसा मालूम है कि लोग धान, गेहूँ, मक्का, जौ, साथ ही साथ तेलहन फसल में तिल, सरसों इत्यादि पैदा करते हैं। दलहन फसलों में दाल के रूप में अरहर, चना, मटर, मसूर, मूंग इत्यादि की खेती भी करते हैं। कई जगहों पर रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, जिससे रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कहीं क्षेत्रों में कपास की भी खेती होती है, जिससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, तो लोग पशु पालते थे और पशु पालते भी हैं। उनमें से दूध का भी उत्पादन करते हैं, दूध से बने सामग्रियों का उत्पादन करते हैं। भेड़ पालने का पीछे कारण क्या है कि भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, तो ऊन से क्या बनता है? गर्म कपड़े बनते हैं। तो आप कई फसलों के नाम देखे होंगे, सुने होंगे, आपके घर में पैदावार भी किया जाता होगा। तो प्राचीन समय में बहुत पहले जब खेती का आविष्कार हुआ, लोहे का प्रयोग से हल के फाल बनने लगे, कठोर जमीन आसानी से जुताई होने लगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि खेती का पैदावार बढ़ने से लोग एक जगह अस्थायी रूप से निवास करने लगे, अर्थात बसने लगे, और यह एक गांव का रूप लेता गया। यह किसका रूप ले लिया? तो गांव का। अब राजा और उनके राज्य के लिए भी गांव बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। राजा और उसके राज्य के लिए भी गांव क्या हो गए? महत्वपूर्ण हो गए। आगे हम देखते हैं बच्चों, प्रायः राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में वसूल करता था। राजा क्या करता था? किसानों के जो भी उपज होता था तो उसके कुल उपज का एक विशेष भाग या निश्चित भाग जो तय रहता था कि आपका 1/4, 1/3 जो भी निश्चित राजा कर देता था, तो किसानों को, राजा को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो राजा क्या करते थे? राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में वसूल करता था। अतः राजस्व वृद्धि के लिए कृषि का विकास जरूरी है। अब राजा को अपने राजस्व का वृद्धि करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कृषि का भी विकास जरूरी था या विकास करना था। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, उपज अधिक नहीं होगा, तो राजा को टैक्स कैसे आएगा? और जब राजा को टैक्स नहीं आएगा तो राजस्व की वृद्धि कैसे होगी? तो इसके लिए क्या किया राजाओं ने, कई शासकों ने क्या किया? तो राजकीय स्तर पर सिंचाई के लिए नहरें, कुआं, तालाब और जलाशय बनवाए जाने लगे। अब राजस्व वृद्धि के लिए खेती का विकास जरूरी है, और खेती का विकास के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी का हम
सिंचाई नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जल, पानी बहुत ही अनमोल है। इसके एक एक बूंद का बहुत महत्व है। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। हमें जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही हमें पानी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, ध्यान रखेंगे कि जब हम घर में अगर पानी का उपयोग करते हैं तो नल, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो किसी कारणवश से भूल जाते हैं, नल को खोल देते हैं और नल से पानी बह करके चला जाता है। तो हमें नल को ध्यान से बंद कर देना हो। जितना हमें आवश्यकता है उतना हम पानी का उपयोग करें। वर्षा जल, जब बरसात के रूप में वर्षा होती है तो हमें वर्षा जल को भी संग्रह करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भूमिगत जल, जमीन के अंदर का जो जल है वह भरपूर रहेगा। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, अभी वर्तमान समय में भूमिगत जल 20% कम हो चुका है। कहने का मतलब है कि जमीन के अंदर का जो जल का प्रतिशत है वह 20% कम हो गया। इसे हमें बढ़ाना है, इसे 100% करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें वर्षा जल को बचाना होगा। छत पर गिरने वाले पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के मदद से या वाटर हार्वेस्टिंग के सहयोग से हमें इसका संरक्षण करना होगा। इसे किसी गड्ढे में पानी में जमा करना होगा। साथ ही साथ हर बूंद का महत्व है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो हमें पानी का बचाव करना चाहिए। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए बच्चों, हम आते हैं अपने पाठ्य में। तो राजा को राजस्व वृद्धि के लिए खेतों का विकास करना था। अब खेतों के विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था जरूरी है। तो सिंचाई के लिए उन्होंने क्या किया? राजकीय स्तर पर अर्थात सरकारी स्तर पर आज भी गांवों में सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, पंचायत स्तर की ओर से, प्रखंड स्तर की ओर से भी कई तरह के सिंचाई के साधन सरकार किसानों को, ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही है। तो राजा भी क्या करते थे? संसाधनों का प्रयोग होने के लिए, खेती की पैदावार वृद्धि होने के लिए नहरें, तालाब, जलाशय आदि बड़े बड़े बनवाए गए। इन संसाधनों के प्रयोग होने से पैदावार में वृद्धि होने लगी और ग्राम धीरे धीरे क्या होते गया? समृद्ध हो गया। अर्थात अब किसान आसानी से अपने फल की उपज कर लेते थे। साथ ही उसे राजा के द्वारा बनाए गए नहरों, तालाबों या बड़े बड़े जलाशयों से पानी आसानी से मिल जाता था। साथ ही साथ राजा भी किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध कराते थे। आज भी वर्तमान समय में सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो या भारत की सरकार, किसानों को उत्तम बीज, उत्तम खाद इत्यादि व्यवस्था करती है। साथ ही साथ में कई ऐसे उपकरण हैं, पंप सेट हैं या खेती के जो औजार हैं, उनको कम दामों में सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है। और आज किसान गांवों में रह करके अच्छे ढंग से खेती का भी कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, हमें भी सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों या जो खेती के पैदावार बढ़ाने के लिए जो संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, पहले जब राजा के द्वारा खेती के विकास के लिए कई सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा दिए गए, तो अब क्या होने लगा? पैदावार की वृद्धि होने लगी और गांव में रह करके ही किसान धीरे धीरे बसने लगे और अपने आप को समृद्ध करने लगे, अर्थात उनका भी विकास होने लगा। तो आइए अब हम चलते हैं गांव के निवासी की ओर। तो बच्चों, गांवों में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी रहते थे। गांवों में कई जातियों के लोग भी रहते थे, कई धर्मों के मानने वाले भी लोग रहते थे। तो गांवों में कृषक के अलावा अर्थात किसान के अलावा भी और लोग रहते थे, जिनमें से कौन कौन थे?
तो गांवों में कृषक के अलावा कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर, शिल्पकार भी साथ साथ रहने लगे, जिससे गांवों में आवश्यकता की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने लगी। गांवों में क्या हो गया, किसान खेती करने लगा, फसल की उत्पादन होने लगी। कुम्हार क्या करता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। बढ़ई क्या करता है, तो लकड़ी के सामान बनाते हैं, जैसे टेबुल, कुर्सी, दरवाज़ा इत्यादि का निर्माण करता है। लोहार लोहे का सामान बनाता है, लोहे के औजार बनाता है। जैसे खेती कार्य करना है तो हमें कुल्हाड़ी चाहिए, हमें हल के फाल चाहिए, हमें अन्य सामग्री चाहिए लोहे का, तो ये कौन बना के देता है, तो ये लोहार देता है। बुनकर क्या करता है, तो बुनकर अपने घर में एक लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के रूप में कपड़े का निर्माण करता है, कपड़े को बुनता है। शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार कई तरह के आकर्षक मूर्तियाँ, कई बर्तनों में आकर्षक नक्काशियाँ इत्यादि करते हैं। तो बच्चों, गांवों में किसान के अलावा कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर, शिल्पकार भी साथ साथ रहने लगे, जिससे क्या हुआ, जिससे गांवों में रहने वाले जनता को, आम जनता को, वहाँ के गांवों के लोगों को आवश्यकता, अर्थात उनकी जो भी आवश्यकता होती थी, तो आवश्यकता की सारी चीज़ें क्या होने लगी, आसानी से उपलब्ध होने लगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांवों में प्रायः 3 तरह के लोग रहते थे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांवों में कितने तरह के लोग रहते थे, तो 3 तरह के लोग रहते थे। एक बड़े किसान, दूसरा छोटे किसान और तीसरा भूमिहीन कर्मकार। याद रखेंगे किन क्षेत्रों में, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांवों में कितने तरह के लोग रहते थे, तो 3 तरह के लोग। कौन कौन, तो बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन कर्मकार। बड़े किसान कौन थे, तो बड़े किसान वह थे जिसके पास जमीन बहुत ज़्यादा है। छोटे किसान जिसके पास जमीन कम है। और भूमिहीन अर्थात भूमिहीन कर्मकार वो थे जिसके पास जमीन नहीं है और वे दूसरे के जमीन पर, बड़े किसानों के या जमींदारों के यहाँ वह काम करता था, अर्थात उनके पास जमीन नहीं थी। तो बड़े किसान जिनके पास ज़्यादा जमीन, छोटे किसान जिसके पास कम जमीन और भूमिहीन कर्मकार जिसके पास जमीन न के बराबर था या नहीं था। अब आगे देखते हैं, उत्तर भारत के गांवों में जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी वह गांव का प्रधान होता था। याद रखने वाली बात है कि उत्तर भारत के गांवों में जिसके पास जमीन अधिक होती थी वह गांव का प्रधान होता था। उसे गांव का भोजक भी कहा जाता है। जो ग्राम प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, भोजक। और भोजक कौन है, बड़ा किसान, अर्थात जिसके पास ज़्यादा जमीन है। ग्राम भोजक टैक्स भी किसानों से लेते थे। ये जो बड़े किसान थे या जो भोजक थे ये क्या करते थे, तो गांव में टैक्स भी वसूलते थे। ये लोग कभी कभी न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। पुलिस का कार्य क्या है, तो अपराधियों को पकड़ना और उसे दंड देना, तो न्याय करना, अगर कहीं सही गलत का फैसला करना, क्या सही है क्या गलत है, अर्थात लोगों को सही न्याय मिले, लोगों को गलत काम करने पर उचित दंड मिले, आवश्यक कार्रवाई हो, इसका कार्य भी यही भोजक करते थे। तो ग्राम भोजक क्या करते थे, तो गांव से टैक्स भी वसूलते थे, कर भी वसूलते थे और कभी कभी न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। और यह पद अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी के दादाजी अगर यह काम कर रहे थे तो उसका बेटा भी करने लगा, अब उसका बेटा के बाद फिर उसका बेटा, फिर अगला उसकी आने वाली पीढ़ी। इस तरह से कहने का अर्थ हुआ कि भोजक का पद क्या था, अनुवांशिक था।
अर्थात दादा, फिर उसके पिता, या हो सकता है उसके परदादा भी थे भोजक, फिर उसके दादा बने, फिर उसके पिता बने, फिर वह स्वयं बना, फिर उसके बेटे बनेंगे। कहने का मतलब जिस प्रकार राजा का शासन राजा का बड़ा बेटा होता था, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसी तरह से गाँव में जो भोजक का कार्य करते थे वह भी अनुवांशिक होता था। अर्थात एक परिवार के सारे वंशज के लोग भोजक का कार्य करते थे, और ये भोजक कौन थे? तो बड़े किसान थे। यह पद अनुवांशिक होता था। इनकी जमीन पर, भोजक की जमीन पर मजदूर और दास काम करते थे। छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था। जिनके पास कम जमीन है उसे क्या कहा जाता है? गृहपति। तो छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था। याद रखने वाली बात है, बड़े किसानों को भोजक, छोटे किसानों को गृहपति। जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी वे दूसरों की जमीन पर काम करते थे, और भूमिहीन कर्मकार यही लोग थे। अर्थात जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, वह क्या करता था? वह दूसरों के जमीन पर काम करता था। और यह कौन लोग होते थे? यह मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे। अब आते हैं हम दक्षिण भारत की ओर। ये आपको मैंने उत्तर भारत के बारे में बतलाया। अब आते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्रों में या तमिल क्षेत्रों में बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तमिल क्षेत्र के बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत के बड़े किसानों को क्या कहा जाता है? तो भोजक। ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। तो तमिल क्षेत्र के बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। इनके पास गांव की अधिकतर भूमि थी, अर्थात गांव की जितनी भी जमीन है वो सारी अधिकतर जमीन इन वेल्ला के पास था। और ये वेल्ला कौन थे? तो बड़े किसान थे। तो तमिल के क्षेत्रों में बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। इनके पास गांव की अधिकतर जमीन थी। उन्हीं से किसान का वर्ग बना था। वेल्लाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। कहने का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार राजा को राज्य की भलाई के लिए या न्याय के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए या जो भी राजा को अधिकार था, उसी के जैसा इन वेल्लाओं को भी शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। साधारण हलवाहों को, जो हलवाहे होते थे, तो साधारण हलवाहों को उन्वार कहा जाता था। ये सब याद रखेंगे बच्चों। बड़े उत्तर भारत के बड़े किसानों को भोजक कहा जाता था, छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था, और जिसके पास जमीन नहीं है वे भूमिहीन कर्मकार और दास होते थे। तमिल के क्षेत्रों में बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। छोटे किसान को क्या कहा जाता था? जो साधारण थे, साधारण हलवाहों को उन्वार कहा जाता था। और जो भूमिहीन था, जिसके पास जमीन नहीं था, उसको कंडेसियर कहा जाता था। बड़े किसान वेल्ला, छोटे किसान उन्वार, और भूमिहीन कंडेसियर कहा जाता था, जिसकी स्थिति लगभग गुलामों की तरह थी। तो बच्चों याद रखेंगे कि वेल्लाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। साधारण हलवाहों को उन्वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कंडेसियर कहा जाता था, जिनकी स्थिति लगभग गुलामों की तरह थी। और पेरियार लोग भी खेतीहर मजदूर थे। पेरियार एक समुदाय है और वो समुदाय के लोग खेतीहर मजदूर थे, लेकिन उनका अन्य काम क्या था? तो पशु का खाल या चर्म का काम करते थे, चमड़ा का। तो पशुओं की खाल और चमड़े से बने सामान का निर्माण करते थे। कौन? पेरियार लोग। इसके अलावा पुलेयन लोग क्या करते थे? रस्सी की चरपाई बनाते थे। तो ये याद रखने वाली बात है। पेरियार लोग क्या थे? खेतीहर मजदूर थे, लेकिन वे खेतीहर मजदूर के साथ साथ में पशुओं के खाल और चर्म का उद्योग चलाते थे, अर्थात चमड़े से बने सामान का निर्माण करते थे। पुलेयन लोग रस्सी की चरपाई बनाते थे, अर्थात रस्सी के सामान
बनाते थे, चारपाई जहाँ हम लोग सोने का काम करते हैं, तो ये कौन लोग बनाते थे? तो पुलैयन लोग। तो बच्चों, ये था हमारा ग्रामीण जीवन अर्थात गांव का जीवन, जहां आपको मैंने उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको जानकारी दिया। तो बच्चों, आज हम यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में आपके पास आएंगे इसी अध्याय 9 ग्रामीण और शहरी जीवन में, जहां हम शहरों का विकास कैसे हुआ, शहरी लोगों का जीवन कैसा है, इत्यादि बातों को हम अगले वीडियो में अगले दिन देखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक हम रहते हैं और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन के पाठ्य पुस्तक पाठ को लेकर के, जहां हम शहरों के विकास के बारे में जानेंगे और समझेंगे, जहां आपको कुछ प्रमुख बंदरगाह के बारे में भी बताया जाएगा। तो बच्चों, यहीं तक आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।